नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। जल्द ही सभी टैक्स पेयर्स एक ही आईटीआर फॉर्म के जरिए आयकर रिटर्न दाखिल कर सकेंगे। मतलब सभी के लिए एक ही आईटीआर फॉर्म। इससे आप अपने लिए सही आईटीआर फॉर्म चुनने की झंझट से बच पाएंगे। इस नए फॉर्म पर 15 दिसंबर तक टिप्पणियां भी मांगी गई हैं। क्या खास हो सकता है नए कॉमन फॉर्म में और एक ही फॉर्म हो जाने के फायदे क्या हो सकते हैं, इस पर करते हैं चर्चा की शुरुआत। हमारे साथ फिलहाल जो खास मेहमान है उनका परिचय करा देते हैं। टैक्स एक्सपर्ट सुनील गर्ग हमारे साथ हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका मनी गुरु के आज के शो में। सबसे पहले इनफैक्ट मैं एक और आज के एक्सपर्ट का आज परिचय करा दूं। टैक्स एक्सपर्ट मुकेश गुप्ता साहब भी हमारे साथ हैं, उनका भी परिचय करा देते हैं। मुकेश जी, आपका भी धन्यवाद करते हैं शो में शामिल होने के लिए। शुरुआत मैं सुनील जी से करने की शुरुआत कर रही थी, पूछने ही जा रही थी कि ये जब से ये खबर आई कि एक कॉमन आईटीआर फॉर्म हो सकता है, तो टैक्स पेयर्स के मन में सवाल उठने लगा कि इस को लाने के पीछे क्या मकसद हो सकता है और क्या वजह है कि कॉमन रिटर्न या आईटीआर फॉर्म पर सरकार मंथन कर रही है। 15 दिसंबर तक इस पर सुझाव भी मांगे गए हैं, लेकिन मोटा मोटी कह रहे हैं कि हाँ ये हो जाएगा। सबसे पहले कॉमन रिटर्न फॉर्म सुनील जी आपसे समझें तो है क्या खास इसमें? देखिए स्वाति, अभी हमारे आयकर में 7 तरह के फॉर्म्स हैं, आईटीआर 1 से आईटीआर 7। और दिक्कत क्या आती थी कि जो आम आदमी है उसको आईटीआर फॉर्म चुनने में दिक्कत आती थी कि मुझे आईटीआर 1 भरना है कि आईटीआर 2 भरना है कि आईटीआर 3 भरना है, आईटीआर 4 भरना है। हमारे यहाँ पर होता यह है कि आईटीआर 1 और आईटीआर 2 जनरली सैलरीड एम्प्लॉइज के लिए है जिनकी बिजनेस इनकम नहीं है, और आईटीआर 3 बिजनेस इनकम वालों के लिए है, आईटीआर 4 जिसको हम कहते हैं प्रिजम्पटिव टैक्स की। गलती लोग कर देते थे और रिटर्न डिफेक्टिव हो जाती थी। सरकार ने एक ड्राफ्ट दिया है जिसमें कहा कि कॉमन आईटीआर फॉर्म होगा, आपको रिटर्न का फॉर्म चुनने के झंझट से आप बच जाएंगे। लेकिन इसमें एक बात याद रखनी है आपको, सरकार ने यह भी कहा है कि आईटीआर 7 जो चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए है, सोसाइटीज के लिए है, उसको डिसकंटिन्यू नहीं किया गया है, वो एज इट इज चलता रहेगा। और सरकार ने एक सहूलियत और दी है कि आईटीआर 1 और आईटीआर 4 जिनको हम सहज और सुगम फॉर्म कहते हैं, वो ऑप्शनल चालू रहेंगे। आपका मन करे तो आप उसमें चले जाइए, नहीं तो आप कॉमन आईटीआर फॉर्म में चले जाइए। तो सरकार ने इस बात को माना कि भाई आपको जो दिक्कतें होती है उसको हम दूर करना चाहते हैं। लेकिन लोगों के मन में शंका यह है कि जब कॉमन फॉर्म होगा तो इतनी इंफॉर्मेशन मांग देनी होगी, बिजनेस की इनकम भी देनी है, रेजिडेंस की इनकम भी देनी है, तो क्या मेरे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा या सरल हो जाएगा? ये अभी डोमेन पर है, लोग सुझाव दे रहे हैं और हम सबसे कहेंगे कि आप अपना सुझाव जरूर दे दीजिए। बिल्कुल, क्योंकि 15 दिसंबर तक सुझाव मांगे गए हैं धारकों से। आईटीआर फॉर्म एक ऐसी चीज रही है जिसमें बार बार कई बार कुछ बदलाव या कुछ ऑल्टरेशंस किए गए हैं। मुकेश जी, अभी कुछ समय पहले, ज्यादा समय नहीं हुआ है जब प्री फिल्ड आईटीआर फॉर्म इंट्रोड्यूस किया गया। अगेन मकसद वही था कि जो करदाता है उनको ज्यादा दिक्कत ना हो और वो आसानी से अपना रिटर्न फाइल कर पाएं। अब एक कॉमन रिटर्न फॉर्म की बात हो रही है जिसमें अगेन बताया जा रहा है कि झंझट जो होती है कि कौन से आईटीआर फॉर्म को भरना है, कौन सा चूज करना है, उसको झंझट को दूर करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए, यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए कॉमन आईटीआर फॉर्म पर मंथन यहाँ पर किया जा रहा है। और जितने भी यहाँ पर सुझाव आएंगे उसके बाद इसको लागू करने की भी बात सामने आ रही है। क्या वजह है कि आईटीआर फॉर्म में इस बदलाव की, आपके हिसाब से बदलाव की जरूरत आन पड़ी है? नहीं, जरूरत इसलिए है कि हर बार कोई ना कोई बेसिकली ना कई लोग गलत, जैसे मिस्टर सुनील ने बताया कि वो गलत फॉर्म चूज कर लेते हैं, जैसे रिटर्न डिफेक्टिव हो जाती है, फिर इन्वेस्ट जो अपना असेसी है उसको टैक्स और अपना पेनल्टी भी देनी पड़ती है। तो वो थोड़ा कंफ्यूजन दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने इरादा किया है। लेकिन जब गवर्नमेंट कर रही है तो मैं इस बार सजेशन देना चाहूंगा कि वो थोड़ा पहले से तैयारी करें कि जैसे पहले जो इनकम टैक्स में फॉर्म चेंज हुए हैं, या जब भी इनकम टैक्स वाले जब भी कोई चेंज करते हैं तो पहले उसकी सारी टेस्टिंग पहले खुद ही कर लें। कई बार क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल स्टेज की तरह हो जाता है और सभी लोग फंसा फंसा महसूस करते हैं। और अभी तक जैसा हुआ है कि जितना जब जब उसको सुगम और सरल बनाने की कोशिश की गई है वो उतना ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इस बार मेरी सरकार से आशा रहेगी कि वो इस बार अगर उनका इंटेंशन है तो एक्चुअल में इसको
सरल और सुगम बनाएं। और इसमें उन्होंने जो बेसिकली जो ड्राफ्ट है उसके हिसाब से उन्होंने बोला कि दे विल आस्क ए सीरीज ऑफ क्वेश्चन यस नो के फॉर्मेट में। तो अभी क्या होता है, फॉर्म में बड़े सारे शेड्यूल होते हैं जो उनके लिए रिलेवेंट है या नहीं है, इन्वेस्टर को पता ही नहीं होता है, जो एसएससी को पता नहीं होता है कि उसके लिए क्या भरना है। तो ये क्या है कि यस और नो के फॉर्म में जो आपसे क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे और आपके लिए वो जो रिलेवेंट एनेक्चर है जो आपको फिलअप करना है केवल वही निकल के आएगा। ओके, तो यस और नो के फॉर्मेट में आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है फॉर्म, जिससे कि बहुत ही आसानी हो करदाता को कोई भी इंफॉर्मेशन डालने के लिए। इनफैक्ट जब हम नए कॉमन आईटीआर फॉर्म के प्रारूप की बात कर रहे हैं सुनील जी यहाँ पर, क्योंकि अब तो जो आयकर विभाग है वो भी काफ़ी ज़्यादा डिजिटाइज होते जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो। हमने देखा किस तरीके से खासतौर पर रिटर्न फाइलिंग में इसका प्रयोग करने की कोशिश की जा रही है। क्या कॉमन आईटीआर फॉर्म में भी कुछ ऐसे ही तकनीक का प्रयोग की हम उम्मीद कर सकते हैं? बिल्कुल, सारा का सारा फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे है। और जैसे मुकेश जी ने भी कहा स्वाति, लोगों के मन में एक शंका है कि मैं आईटीआर 1 जो बिल्कुल है सुगम फॉर्म होता है, सैलरीड एम्प्लॉइज के लिए होता है, और आईटीआर 6 सबसे कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म होता है, कंपनीज के लिए होता है, आईटीआर 5 एलएलपी के लिए होता है। तो जब सारे लोग एक ही घाट पर पानी पिएंगे, एक ही जगह आएंगे, तो कैसे सहज हो जाएगा, कैसे सुगम हो जाएगा, कैसे आसानी हो जाएगी? तो सरकार ने इसका जवाब ये दिया है कि देखिए सारे के सारे क्वेश्चन आंसर आपसे मांगे गए हैं यस और नो की फॉर्म में। अब सवाल ये उठता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कौन सा शेड्यूल फिल करना है कि नहीं करना। और एक बात याद रखना कि जो नया आईटीआर फॉर्म है उसमें 100 से ज्यादा पेजेस हैं, मोर देन 100 पेजेस हैं, तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड नजर आता है। लेकिन सरकार ने क्या कहा है? सरकार ने कहा नंबर एक बात कि जैसे ही आप किसी कॉलम को नो करेंगे तो बाकी उसके शेड्यूल अपने आप ही ब्लैंक हो जाएंगे, वो उसको आपको भरने की जरूरत नहीं है। मसलन आप मान लीजिए वेतनभोगी कर्मचारी है, सैलरीड एम्प्लॉई है, और आपकी कोई रेंटल इनकम नहीं है, वो आपसे पूछेगा क्या आपकी कोई रेंटल इनकम है, कोई हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है? तो फिर आप जैसे उसको नो करेंगे वो हाउस प्रॉपर्टी के सारे शेड्यूल्स बंद हो जाएंगे। स्वाति, एक दिक्कत और आती थी हमारे यहाँ पर, जो लोग कैपिटल गेन में, जैसे आपने शेयर्स बेचे, आपको कैपिटल गेन टैक्स हो गया, म्यूचुअल फंड बेचे, और जनरली ये वेतनभोगी कर्मचारी सैलरीड एम्प्लॉय बहुत सारा काम करते थे। तो पिछले दिनों सरकार ने क्या कहा था कि अगर आपको कैपिटल गेन से इनकम है तो अब आप आईटीआर 2 भरेंगे, आईटीआर 1 फॉर्म नहीं भरेंगे। तो आईटीआर 2 भरने में आम आदमी को बहुत परेशानी आती थी। अब चूंकि कॉमन आईटीआर फॉर्म होगा तो सरकार ने क्या कहा कि जैसे आप उसको टिक करेंगे, निल नो करेंगे, आपको वो शेड्यूल अपने आप ही फिल करने लायक नहीं रहेगा, वो ब्लैंक हो जाएगा, आप उसमें एंटर नहीं कर सकते। एक सरकार ने और बात कही है इसमें, प्री फिल्ड इंफॉर्मेशन आपके पास होंगी, यानी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपको इंफॉर्मेशन आई है, आपके आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं, आपके एम्प्लॉयर ने आपका टीडीएस काटा, आपकी फॉर्म 26 फाइल किया है, 26Q जिसको कहते हैं हम, टीडीएस रिटर्न, तो वहां से अपने आप इंफॉर्मेशन उठाएगा। आपको बैंक से इंटरेस्ट आया, अपने आप इंफॉर्मेशन उठाएगा। आपको म्यूचुअल फंड से इनकम आई, अपने आप इंफॉर्मेशन उठाएगा। आपको आईटीआर भरते वक्त, कॉमन आईटीआर वक्त ये भी देखना पड़ेगा कि मेरी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन रिपोर्टेड तो नहीं है। जैसे आजकल हम एनुअल एआईएस देखते हैं, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट देखते हैं, तो एआईएस की सारी इंफॉर्मेशन सरकार ने कहा है कि हम कॉमन आईटीआर फॉर्म में डाल देंगे। लेकिन एक शंका अभी भी लोगों के मन में है कि अगर हमसे थोड़ी सी भी गलती हो गई, क्योंकि उस फॉर्म को आप अगर आप भरने जा रहे हैं, आप जब भी पढ़ने जाएंगे तो आपको लगेगा कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। सरकार कैसे सहज करती है, कैसे सरल करती है, और शायद यही कारण है कि सरकार ने कहा है कि हम अभी टेस्ट बेस के लिए आईटीआर 1 और आईटीआर 4, जो सबसे ज्यादा फॉर्म हमारे यहाँ भरे जाते हैं आईटीआर 1 और आईटीआर 4, उसको चालू रखेंगे टेस्ट करने के लिए, क्योंकि गलती तो नहीं कर रहा आदमी। आपका ऑप्शन है, आप आईटीआर 1 या 4 में चले जाइए, वरना कॉमन आईटीआर फॉर्म सरकार कोशिश कर रही है कि इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से यूजर फ्रेंडली बनाया जाए। बिल्कुल, और अगर इस पर प्रस्ताव मांगे भी गए हैं, मुमकिन है कि आने वाले टाइम में धीरे धीरे जो आईटीआर फॉर्म 1 है और 4 है उनको इवेंचुअली फेज आउट ही कर दिया जाए, और सरकार की शायद यही मंशा हो कि धीरे धीरे कॉमन आईटीआर फॉर्म की तरफ ही जो करदाता बढ़े। बस फॉर द टाइम बीइंग कंफ्यूजन ना हो, आईटीआर 1 और 4 जो हैं उनको वैसे ही चालू रखा जाएगा। आईटीआर 7 जो है ये कहा जा रहा है कि उस वो पुराने फॉर्म के तहत ही जारी रहेंगे। हाँ, एक कॉमन आईटीआर फॉर्म जो आईटीआर 1-2 का आईटीआर 6 है उसको एक कॉमन फॉर्म का एक रूप देने की यहाँ पर बात की जा रही है। बस बेसिकली करदाता को कोई दिक्कत ना हो, सिंप्लीफाई प्रोसेस हो। उम्मीद यही है कि ये कॉमन आईटीआर फॉर्म कुछ इसी तरीके का होगा। आइए अब एक और खबर आई टैक्स कलेक्शन के मोर्चे पर। टैक्स कलेक्शन जो मुकेश जी वो बढ़ा है, सरकार ने दरअसल जितना अनुमान लगाया था उससे भी ज्यादा बढ़ा है। क्या संकेत इससे मिलते हैं?
देखिए, किसी भी देश में जो टैक्स का कलेक्शन है वो उस देश की इकोनॉमिक एक्टिविटी का इंडिकेटर है। जितना ज्यादा टैक्स है इसका मतलब है कि उस इकोनॉमी में उतना ही ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है। और डायरेक्ट टैक्स का बढ़ना एक बहुत ही अच्छा है, क्योंकि देखिए इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि वो सभी के ऊपर इक्वली लगता है। आप जितने भी वेल्दी हैं या आप गरीब हैं, अगर आप जब जीएसटी पे करते हो तो सबके ऊपर इक्वल लगता है, चाहे मेरी इनकम चाहे बिलो पॉवर्टी लाइन हूँ या मैं बहुत ज्यादा इनकम कमाता हूँ। बट डायरेक्ट टैक्स है कि ये प्रोग्रेसिव टैक्स है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आपका टैक्स बढ़ता है। इससे कि दोनों की इनकम की इक्वलिटीज कम होती है। तो जो भी सिटीजन टैक्स पे कर रहा है वो अपनी प्रोपोर्शन, जो भी इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस हैं उसके प्रोपोर्शन में पे करता है। और एक डायरेक्ट टैक्स का बेनिफिट है कि उसको पहले ही पता होता है कि मेरी इस साल में कितनी इनकम है, मेरे को इतना कितना टैक्स देना है, तो मैं अकॉर्डिंगली अपनी वो अपने प्लानिंग कर सकता है इसमें। और डायरेक्ट टैक्स है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में भी काफी मदद करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को पता होता है कि इसका रेट बढ़ाने से घटाने से डिमांड और सप्लाई में इकोनॉमी में क्या होगा। तो जैसे हमारे देश में आज की डेट में जीएसटी का प्रोपोर्शन ज्यादा है रादर देन डायरेक्ट टैक्स, ये बहुत अच्छी खबर है कि हम डायरेक्ट टैक्स हमारा बढ़ता है। तो वो हमारे देश के लिए और देशवासियों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें जो पैसे वाले हैं, जो ज्यादा वेल ऑफ है, वो थोड़ा ज्यादा टैक्स देते हैं, और जो थोड़ा इकोनॉमिक स्टेटा में थोड़ा लोअर लेवल पर है वो थोड़ा कम टैक्स देते हैं। बिल्कुल। और सुनील जी, अब ये जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का जो आंकड़ा बढ़ा है अनुमान से भी ज्यादा, और उसके आगे भी बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है, सरकार को भी तो फायदा होगा इससे। बहुत बड़ा फायदा होगा स्वाति। और हम आंकड़ों के माध्यम से समझे तो हमारी सरकार ने ये प्रपोज किया था कि 27.5 लाख करोड़ हमारे पास आएगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स मिला के, जो सेंटर का शेयर होता है। बड़े मजे की बात है, 21-22 में भी सरकार को ज्यादा खजाना मिला। और 22-23 का अनुमान ये है कि हम 3-3.5 लाख करोड़ टैक्स ज्यादा कलेक्ट करने जा रहे हैं, यानी टोटल टैक्स की कलेक्शन कोई 30 लाख करोड़ क्रॉस कर जाएगी। सरकार के लिए फायदे की बात है, बहुत ज्यादा फायदे की बात है। हमारा बजट का घाटा कम हो जाएगा, जो 12.5 लाख 13 लाख करोड़ हमारा घाटा था वो घटकर 9-9.5 लाख करोड़ रह जाएगा। अब सवाल ये उठा कि आगे टैक्स की कलेक्शन बढ़ क्यों रही है। सारी दुनिया में तो मंदी की आहट है, अभी आप दिखा रहे थे, उसके बाद टैक्स क्यों बढ़ रहा है। तो इसके दो पॉजिटिव बातें, एक नेगेटिव बात है। नेगेटिव बात क्या है? इन्फ्लेशन बढ़ा। इन्फ्लेशन बढ़ा, महंगाई बढ़ी। जब महंगाई बढ़ा तो चीजों की कीमतें बढ़ गई, चीजों की कीमतें बढ़ गई तो जीएसटी का अमाउंट बढ़ गया। तो ये नुकसान हुआ आम आदमी को, सरकार को चाहे फायदा हुआ हो, क्योंकि हर आदमी महंगाई की मार को झेल रहा है। लेकिन इसका जो दूसरा संकेत है और जो बड़ा लॉन्ग टर्म संकेत है स्वाति, वो ये है कि हमारे डायरेक्ट टैक्स की कलेक्शन बढ़ रही है। ऑलमोस्ट 50% है दोनों। जैसे आप आंकड़ा भी देख रहे होंगे कि 1.5 लाख करोड़ हम जीएसटी कलेक्ट कर रहे हैं। 1.5 लाख करोड़ में ऑफकोर्स स्टेट का भी शेयर होता है, और ऐसे ही 15-16 लाख करोड़ हमारा इनकम टैक्स आएगा डायरेक्ट टैक्स का। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी इकोनॉमी, जो इनफॉर्मल इकोनॉमी हुआ करती थी, वो फॉर्मल इकोनॉमी की तरफ बढ़ रही है। एक बार माननीय अरुण जेटली साहब ने कहा था कि वी आर अ नॉन टैक्स कंप्लाइंट सोसाइटी बाय डिफॉल्ट। तो मुझे लगता है कि अरुण जेटली साहब ने जो कहा था वो अब रिवर्स हो रहा है, हम इनफॉर्मल से फॉर्मल इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। और तीसरी बड़ी बात स्वाति वो है कि हमारे पास में जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है वो अभी तो 11% के आसपास है। 10.5, 10.6 एग्जैक्ट डाटा सरकार ने दिया है। और सरकार का जो मानना है वो है कि हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो किसी भी डेवलप्ड कंट्री के लिए 15-16% होनी चाहिए। मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम 12-13% की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां जीडीपी का 12% टैक्स कलेक्शन होगा। और सोचिए स्वाति, जब इतना टैक्स सरकार के पास आएगा तो डेवलपमेंट के लिए कितना पैसा सरकार खर्च कर सकती है, पब्लिक वेलफेयर में कितना पैसा दे सकती है। ये आने वाले संकेत है कि हमारी जो सदी है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अगले 25 साल अमृत काल है, और मुझे लगता है कि अमृत काल की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ टैक्स की कलेक्शन भी बढ़ रही है, इकोनॉमी बढ़ रही है और जीडीपी बढ़ रही है। बिल्कुल। एक और टॉपिक जिस पर चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि बजट पर मंथन अब शुरू हो जाएगी सरकार की तरफ से। 1 फरवरी को फिर नए साल का बजट भी पेश होगा। काफी ज्यादा सुगबुगाहट है यहाँ पर कि कैपिटल गेन टैक्स के नियम में कुछ बदलाव हो सकते हैं। मुकेश जी, कुछ ऐसी कुछ खबरें आ रही हैं कि कुछ बदल सकता है कैपिटल गेन के इस मोर्चे पर? हाँ, काफी खबरें आ रही हैं। बेसिकली जो गवर्नमेंट का इंटेंशन है वो कहते हैं कि जो पैसिव इनकम है, पैसिव इनकम मीन्स जैसे आप जो पैसा इन्वेस्ट करके कमाते हैं, जैसे कैपिटल मार्केट से कमाते हैं, और दूसरा है जो आप पैसा बिजनेस करके कमा रहे हैं। तो आज की डेट में जब हम बिजनेस करके पैसा कमाते हैं तो उस पर जो रेट ऑफ टैक्सेशन है वो अराउंड 25%, या
इंडिविजुअल के लिए 30% है। बट जब आप पैसा कैपिटल मार्केट के थ्रू कर रहे हैं तो आज की जो टैक्सेशन स्ट्रक्चर है वो है, हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% है। तो गवर्नमेंट का मानना है कि दोनों में पैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो एक्चुअल में आपका बिजनेस कर रहा है वो ज्यादा टैक्स पे कर रहा है और जो केवल पैसिव इन्वेस्टर है वो कम टैक्स पे कर रहा है। तो एक उनके मन में है कि इसको पैरिटी लेके आनी चाहिए, बट इसका काफी लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन भी हो सकता है, क्योंकि एफआईए मनी है, वो देश सी की वो उनको बेस्ट इन्वेस्टमेंट रेवेन्यू कहाँ मिल रहा है, बेटर टैक्स कहाँ मिल रहा है, तो वो सारा गवर्नमेंट को संज्ञान में लेना पड़ेगा उसको। और दूसरा अभी वो एक ये पैरिटी ये भी लेना चाहिए कि हमारे यहाँ अलग अलग इन्वेस्टमेंट पे अलग अलग होल्डिंग पीरियड है। अब प्रॉपर्टी है तो हमारा लॉन्ग टर्म होता है 3 साल में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, अनलिस्टेड शेयर है तो 2 साल है, लिस्टेड शेयर है तो 1 ईयर है। तो क्या है कि सभी में ना कंफ्यूजन हो जाता है इसमें। तो वो एक पैरिटी भी लाना चाहते हैं कि जिससे सारी एसेट को एक ही बकेट में रख पाए, जिससे लोगों में कंफ्यूजन कम से कम हो। तो टैक्स स्पेशल आप देख रहे हैं, हमारे साथ टैक्स एक्सपर्ट सुनील गर्ग और टैक्स एक्सपर्ट मुकेश गुप्ता साहब हैं। लिस्टेड और अनलिस्टेड शेयर क्या है, इन पर टैक्स के नियम कैसे काम करते हैं, ये समझने की जरा शुरुआत करते हैं अपने इस खास सेगमेंट म्यूचुअल फंड गाइड में। सुनील जी, लिस्टेड और अनलिस्टेड शेयर, सबसे पहले क्या फर्क है इनमें? देखिए स्वाति, जो आपने पहले सेगमेंट में पूछा था कि सरकार कैपिटल गेन के नियमों में क्यों बदलाव करना चाहती है, तो उसका एक कारण ये भी है लिस्टेड और अनलिस्टेड शेयर, क्योंकि सरकार कैपिटल गेन को लेके हमेशा से एक कदम आगे और 2 कदम पीछे की सिचुएशन में रही है। आपको पता होगा कि कभी जमाने में लिस्टेड शेयर्स पे कैपिटल गेन लगता ही नहीं था, देयर वाज नो टैक्स। 10 क्लॉज 38 एक सेक्शन हुआ करता था। बजट 2018 में वित्त मंत्री जी लेकर आए कि नहीं, लिस्टेड शेयर पे हम टैक्स लेंगे और 10% लेंगे, बशर्ते आपने उस पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे कर दिया। सवाल यह था कि लिस्टेड शेयर है जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, और अनलिस्टेड शेयर वो है जो लिस्टेड नहीं होते, जिनको क्लोजली हेल्ड कंपनी कहते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहते हैं जनरली। तो ये पॉइंट ऑफ कंटेंशन है। अब होल्डिंग पीरियड की देख लीजिए आप, लिस्टेड शेयर में होल्डिंग पीरियड है 1 साल 12 महीना, अनलिस्टेड शेयर में 24 महीना 2 साल। तो लोग कहते हैं सर हमारे को नुकसान क्यों दे रहे हैं आप, हम भी तो शेयर इक्विटी शेयर होल्डर है ना, आपने लिस्टेड शेयर को तो फायदा दे दिया, अनलिस्टेड को आपने नुकसान दे दिया। वहां पर टैक्स का रेट है 10%, यहाँ पर टैक्स का रेट है 20%। ऑफकोर्स आपको अनलिस्टेड शेयर में इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है, लिस्टेड शेयर में इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता। और जो दूसरा कारण मैं मुकेश जी की बात में ऐड करना चाहूंगा कि एक डायरेक्ट टैक्स फोर्स कमेटी बनी थी 2019 में, उसने रिपोर्ट दिया था कि आप कैपिटल गेन के नियमों को थोड़ा सा परिवर्तन कीजिए। अभी देखिए हो क्या रहा है, अगर आपके पास में बॉन्ड्स या डिबेंचर है, चाहे लिस्टेड भी है, आपका डेट म्यूचुअल फंड है चाहे लिस्टेड भी है, उसका होल्डिंग पीरियड तो 36 महीने यानी 36 मंथ में आपको लॉन्ग टर्म का फायदा मिलेगा, और लैंड बिल्डिंग पर आप 24 महीने में कर रहे हैं। तो ये बड़ी डिस्पेरिटी है, ये बड़ी एनोमली है कि लैंड बिल्डिंग तो लॉन्ग टर्म होनी चाहिए 48 महीने में या 36 महीने में, और जो लिक्विड एसेट्स है वो जल्दी लॉन्ग टर्म हो जानी चाहिए। तो जहां तक मेरा मानना है और जहां तक लग रहा है सुगबुगाहट जो आपने कही है, ऐसा लगता है कि सरकार एक बनाएगी लिक्विड एसेट्स की कैटेगरी, जहां पे लिक्विड एसेट्स की होल्डिंग पीरियड कम होगा, इमोल प्रॉपर्टी, पेटेंट, राइट्स, इन सबके होल्डिंग पीरियड ज्यादा होगा 36 to 48 मंथ्स यानी 36 से 48 महीना। और जो लिक्विड एसेट्स है बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, लिस्टेड शेयर, अनलिस्टेड शेयर, उनमें आपको 12 से 24 महीने का होल्डिंग पीरियड होगा। और टैक्स का रेट भी सरकार मुझे लगता है कि पैरिटी में लाना जा रही है, एक रेट 10% होगा, दूसरा 20% होगा। ओके, ये तो लिस्टेड और अनलिस्टेड शेयर की बात हुई। मुकेश जी, बोनस शेयर अगर बेचा जाए तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स लगता है? जी, बोनस शेयर पे कैपिटल गेन लगता है। उसमें हमें एक ये देखना है कि बोनस शेयर हमारे पास आया कब है। अगर बोनस शेयर हमारे पास 31 जनवरी 2018 से पहले आया है तो उसकी जो प्राइस ली जाएगी वो 31 जनवरी 2018 की प्राइस ली जाती है। बट लेकिन अगर बोनस इशू हमारे पास उसके बाद आया है तो बोनस शेयर की प्राइस है वो 0 कॉस्ट ली जाती है उसकी। तो जब हम ओरिजिनल शेयर सेल करते हैं तो उस पर अगर मान लो बोनस की वजह से हमारा लॉस होता है तो वो लॉस इनकर होगा। बोनस को अगर हम 1 साल से पहले सेल करेंगे तो जो भी कंसिडरेशन है उसमें हमें 15% देना होगा। अगर हम 1 साल के बाद सेल करते हैं और वो लिस्टेड है तो आपको 10% के टैक्स की रेट से देना होता है उसमें। तो केवल हमें ये देखना है कि 31 जनवरी 2018 से पहले का है, 31 जनवरी 2018 से बाद का है, और उसी कट ऑफ के बेसिस को। और ये और देखने वाली बात है, जो इसमें हमारा टैक्स लगता है वो 1 लाख तक टैक्स फ्री होता है इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो जो भी हमें टैक्स देना है वो 1 लाख तक टैक्स फ्री है। उसके बाद
आपको कैपिटल गेन देना है @the rate of 10%। ओके। और सुनील जी, बायबैक पर जो शेयर होते हैं, जो कंपनी अपने जो शेयर है वो खुद ही बाय करती है, उस पे टैक्स के नियम क्या कहते हैं? ऑल्सो ईसॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान, उस पर टैक्स के नियम क्या हैं? बड़े ही खतरनाक और बड़ी कॉम्प्लिकेटेड नियम है। जैसे भी मुकेश जी ने कहा कि आपको जब बोनस शेयर बेचते हैं तो आपको कैपिटल गेन टैक्स देना है, और मजे की बात है वो आपको जीरो वैल्यू मिलता है। लिस्टेड है तो ऑफकोर्स आपको 31 जनवरी 18 का आपको प्राइस मिल जाएगा, अदरवाइज आपको पूरा टैक्स देना होता है बोनस शेयर पर। बाई बैक करती है कंपनियां शेयर्स की, अपने शेयर्स को खुद परचेज कर लेती हैं, और बड़े मजे की बात है उस पर कोई टैक्स नहीं देना होता शेयर होल्डर को, कोई टैक्स नहीं है, बिल्कुल टैक्स फ्री इनकम है। सेक्शन 10 क्लोज 34A में जाकर टैक्स फ्री हो जाता है। सवाल ये उठा कि सरकार ने आखिर इनको छोड़ क्यों दिया, सरकार टैक्स क्यों नहीं ले रही है? ऐसा नहीं है, सरकार टैक्स जरूर लेती है। बाई बैक के केस में एक सेक्शन है 115 QA, उसमें कहा सरकार ने कि जो कंपनी है जो बाईबैक कर रही है वो टैक्स दे देगी। कितना देगी? 20% टैक्स देगी। किस अमाउंट पर देगी? जिस अमाउंट पे अलॉटमेंट की थी और जिस अमाउंट में बाईबैक कर रही है। बहुत सारी कंपनियां बाईबैक करती है, अपने शेयर होल्डर को फायदा देती है। क्यों? अगर आप डिविडेंड देंगे तो आपका टैक्स रेट 30% होगा, या MMR 42% भी हो सकता है। अगर आपने बाईबैक किया तो आपको केवल 20% टैक्स लगेगा, वो भी कंपनी दे देगी, शेयर होल्डर के हाथ में टैक्स फ्री है। बहुत बड़ी टैक्स प्लानिंग करते हैं लोग इसमें, लेकिन ध्यान रखिए बाईबैक के कुछ नियम है, आप उतना ही बाईबैक कर सकते हैं जो नियमों के अनुसार है। जहां तक ईसॉप की बात है, ईसॉप को लेके बड़ा कंफ्यूजन है स्वाति, बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि बजट 2021 में एक प्रोविजन आ गया था कि हम टैक्स को डेफर कर रहे हैं। देखिए ईसॉप होता क्या है? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। जो भी कंपनियां आजकल हैं, नई कंपनियां, और जो यंग हमारे बॉयज गर्ल्स हैं, उनको रिटेन करने के लिए उनको एक लालच देती है कि हम आपको एक शेयर्स दे रहे हैं, शेयर्स की फॉर्म में आपको आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि आप शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। लेकिन अगर शेयर का वैल्यू कम देंगे तभी तो कोई ऑप्शन, तभी तो उसको फायदा होगा, तभी तो सब्सक्राइब करेगा। कंपनियां क्या करती है स्वाति, मान लीजिए आपका शेयर का मार्केट प्राइस 200 रुपए है, वो कहते हैं आप हमारे यहाँ 3 साल काम करेंगे, और 3 साल के बाद हम आपको 1 लाख शेयर 50 रुपए में दे देंगे। 50 रुपए में आपको शेयर मिल गया 200 रुपए का। सवाल उठा कि 150 रुपए का फायदा हुआ एम्प्लॉय को, उस पर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? तो सरकार ने कहा बिल्कुल लगेगा जी। धारा है 17(2)(6), और सरकार ने कहा कि वो सैलरी से इनकम मानी जाएगी आपकी। यानी जो डिफरेंस है 150 रुपए का, जो आपको बेनिफिट दे रहा है एम्प्लॉयर, उस पर सैलरी इनकम पे टैक्स लगेगा। अब सवाल ये उठा था कि जब मुझे शेयर मिले आज और मैंने तो पैसे दिए हैं, उल्टा टैक्स मुझे क्यों दे रहा हो? तो बजट 2021 में एक बेनिफिट दिया, लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात है वो बेनिफिट केवल स्टार्टअप्स के लिए है। और स्टार्टअप भी कौन सी? जो इलिजिबल स्टार्टअप है। लोग ये गलती कर रहे हैं, लोग कंफ्यूजन में है कि ईसॉप पर टैक्स को डेफर कर दिया है सरकार ने 48 महीने के लिए, 4 साल बाद लेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार ने कहा है कि 48 मंथ तक आप टैक्स को डेफर कर सकते हैं, बशर्ते आप इलिजिबल स्टार्टअप के एम्प्लॉई हैं। यानी अगर मान लीजिए आपको 2022 में आपको ईसॉप की ऑप्शन मिली, तो आप उसका टैक्स 2026 में जमा करवा दीजिए। लेकिन कंडीशन 3 है इसमें। पहली बात, आप उन शेयर्स को बेचेंगे नहीं ईसॉप को। दूसरी बात, आप उसकी नौकरी नहीं छोड़ेंगे कंपनी की। अगर आपने नौकरी छोड़ दी कंपनी की तो ऑफकोर्स पहले कंपनी आपसे ले लेगी। और तीसरा, आपका टैक्स डेफर किया है, आपकी इनकम को डेफर नहीं किया। आपको रिटर्न भरते वक्त ये ध्यान रखना है, आपको इनकम दिखानी है उसी साल में, और टैक्स डेफर का एक कॉलम है। हमारे पास सैकड़ों केस आए हैं स्वाति, जहां लोगों ने गलती की और डिफेक्टिव रिटर्न हो गई। आप केवल इनकम को डेफर नहीं कर रहे हैं, टैक्स को डेफर कर रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इलिजिबल स्टार्टअप जो ATIAC में रजिस्टर्ड है, उन्हीं एम्प्लॉयज को फायदा मिला था। अब दूसरा सवाल उठता है कि जब मैं उस शेयर को बेचूंगा ईसॉप को, तो क्या मुझे कैपिटल गेन टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा आपको। ये भी गलती मत कर देना। जैसे मैंने उदाहरण में दिया था कि 50 रुपए 200 रुपए का शेयर आपने कंपनी ने 50 रुपए में दिया, 150 रुपए में कंपनी ने ईसॉप सैलरी से आपको टैक्स लग गया, सैलरी इनकम में, उस पर कैपिटल गेन नहीं लगता। लेकिन अगर वो 200 रुपए का शेयर आपने बाद में 400 रुपए का बेच दिया या 500 रुपए का बेच दिया, जो डिफरेंस है 300 रुपए, उस पर कैपिटल गेन टैक्स आपको देना होगा। आपका होल्डिंग पीरियड के हिसाब से लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, वो आप देखिए कि आपका 12 महीने का होल्डिंग है, अगर लिस्टेड कंपनी है, अनलिस्टेड है तो 24 महीने का होल्डिंग है। आप अपना कैपिटल गेन निकाल लीजिए, आपको कैपिटल गेन में डिफरेंस पे टैक्स देना होता है। तो सरकार ने शेयर बेचने पर सेल प्राइस और मार्केट प्राइस के बीच का जो अंतर है उस पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दी आपने सुनील जी। बहुत बारीकियों पर आज हमने चर्चा की है। समय इतना ही है, इसलिए इजाजत लेनी पड़ेगी। सुनील जी आपका और मुकेश जी आपका भी बहुत धन्यवाद करेंगे। हम आज मनी गुरु में आप हमारे साथ शामिल हुए।